बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर बाय सर्ल ऑपरेटर्स। बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बेटा लॉन्ग में एज अ होल यानी कि एज अ कंप्लीट पूछा जा सकता है, जिसमें इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी सर्ल ऑपरेटर्स की और इसकी वर्किंग आ जाएगी कि कैसे वर्क करता है, ठीक है, विद डायग्राम। या बेटा ये जो हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे यंग मॉडुलस का, जिससे हम इस मेथड से सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, ठीक है, या इसकी कंस्ट्रक्शन अलग से डेफिनेशन आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो मार्क कर लेंगे जी। अब हम टॉपिक का स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय सर्ल ऑपरेटर्स। बेटा एक्चुअली हमारे पास सर्ल ऑपरेटर्स एक ऐसा ऑपरेटर्स है जिससे हम यंग मॉडुलस ऑफ अ गिवन मटेरियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली द मेथड ऑफ यंग मॉडुलस फॉर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर can be found out mostly with the help of Searle operators as shown in figure 5.4। ये जो बेटा आपको फिगर नज़र आ रही है ना, मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? Searle operators, ठीक है। इससे हम किसी भी मटेरियल वायर का यंग मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं बआसानी। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रा चलते हैं यंग मॉडुलस की तरफ। यंग मॉडुलस क्या होता था बेटा? द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो यानी कि टेंसाइल कहते हैं लेंथ में अगर चेंज आ रही हो, अगर हम बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, तो अगर लेंथ में चेंज आए यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम डेल्टा एल ओवर एल नॉट कहते थे, सिंपली से हम स्ट्रेन भी कहते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? सिंपली टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो। तो स्ट्रेस होती थी फोर्स पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास होती थी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इस पूरे को हम कहते थे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब चार फैक्टर हैं बेटा जो हमने इस फार्मूला में कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला है फोर्स। फोर्स बेटा हमें पता कैसे पता चलती है? वेट की मदद से। जो हम मैसेज लगाते हैं ना, उनको हम जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वेट आ जाता है। सारी की सारी कहानी है एरिया की, कि एरिया और डेल्टा एल कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई एरिया जो है ना बच्चों, एरिया हमारे पास होता है सर्कुलर वायर का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब पाई तो कांस्टेंट है 3.14। सवाल ये पैदा होता है ये आर स्क्वायर कैसे आता है? भाई डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है, और डायामीटर बेटा हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रू गाज की मदद से। स्क्रू गाज से बेटा हम डायामीटर जो है वो गिवन वायर का मेजर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर लगा के। डायामीटर आएगा, डायामीटर का हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया बन जाएगा। तो स्ट्रेस तो इस तरह से कैलकुलेट हो गई। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ बेटा हम जो है वो मेजर कर लेते हैं। किस तरह से? एल नॉट को हम मेजर कर लेते हैं मीटर स्केल से, ठीक है। ये मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊँगा, मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि हम ये ऑपरेटर्स कैसे हेल्पफुल है। फिर है डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है बेटा जिसे हम कहते हैं चेंज इन लेंथ, ठीक है जी। या आप इसे कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है टेस्ट वायर में, तो वो भी हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर को, ठीक है। माइक्रोमीटर इसमें बिल्टन होता है, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में मैं एक्सप्लेन करूँगा। माइक्रोमीटर के डिफरेंस से हमें एक्सटेंशन या डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से ये चारों वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं, तो यंग मॉडुलस जो है वो किसी भी मटेरियल वायर का इजीली कैलकुलेट हो जाता है। अब चलते हैं सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स की तरफ कि ऑपरेटर्स है क्या। बेटा सिंपल हमारे पास जो सर्ल ऑपरेटर्स है ये कंसिस्ट करता है टू वायर्स पर, ठीक है। एक ये वायर आपको नज़र आ रही है सी से डी, और एक वायर नज़र आ रही है ए से बी। ये जो सी से डी वायर है ना बेटा, इसे हम कहते हैं रेफरेंस वायर। और ये जो ए से बी बेटा आपको वायर नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं जी ये हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंटल वायर, ठीक है। सी से डी रेफरेंस वायर
और ए से बी कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल वायर। ठीक है, तो देखें इट कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स, ऑक्सिलरी और रेफरेंस। ऑक्सिलरी भी हम एक्चुअली रेफरेंस वायर को ही कहते हैं, एंड टेस्ट वायर। कौन कौन सी भाई, सी से डी वाली रेफरेंस वायर है और ए से बी वाली हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर है। ऑफ इक्वल लेंथ्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम डायमीटर। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, मार्क कर लें कि दोनों वायर जो है बेटा वो सेम मटेरियल की होती हैं। ये स्टील की है तो ये भी स्टील की है, ऐसा नहीं है ये स्टील की है तो ये कॉपर की है, नहीं, दोनों स्टील की हैं। ठीक है, सेम नेचर क्या है, सेम मटेरियल है और सेम डायमीटर। डायमीटर दोनों का क्या है बेटा, सेम है बिल्कुल। ठीक है, रेफरेंस वायर का भी और एक्सपेरिमेंटल वायर का भी। ठीक, बोथ वायर्स आर कनेक्टेड टू हॉरिजेंटल बार्स फ्रेम F1 एंड F2। बेटा दोनों ये जो वायर्स हैं ना, इनको हम फ्रेम के साथ जो है हैंग करते हैं। ये फ्रेम आपको नज़र आ रहा है F2 और ये बेटा आपको फ्रेम नज़र आ रहा है F1। ठीक है, एट द अदर एंड्स, तो ये जो इनका दूसरा एंड है ऊपर वाले एंड से, तो ये फिक्स पोर्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, रिजिड सपोर्ट के साथ, यहाँ उसने लिखा है कि दोनों वायर ऊपर से क्या है, रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड, और नीचे से ये इन फ्रेम्स के साथ जुड़ी हुई। ठीक है, हैंग कांस्टेंट वेट टू द हुक ऑफ द हॉरिजेंटल बार ऑफ रेफरेंस वायर। कहता है जो रेफरेंस वायर है ना, उसके साथ हम जो है कांस्टेंट वेट को हुक कर देते हैं, लटका देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये थी ना सी से डी, मैंने कहा था रेफरेंस वायर है, तो इसके साथ देखें ये आपको नज़र आ रहा है कांस्टेंट वेट स्लैब। ये वेट का एक स्लैब है जो हमने इस हुक के साथ लगा दिया है। ठीक है, एंड हैंगर ऑन द टेस्ट वायर। और बेटा जो टेस्ट वायर है ना, इसके साथ हम एक हुक लगा के हैंगर लगा देते हैं। ये हुक है, ये नीचे हैंगर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस हैंगर के ऊपर ना हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्लॉटेड वेट्स जो है उन्हें हैंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, हॉरिजेंटल बार ऑफ रेफरेंस वायर ये हमने पढ़ लिया, एंड हैंगर ऑन द टेस्ट वायर सो डैट वायर रिमेन्स स्ट्रेच फ्री एंड फ्री फ्रॉम नीक्स। निक्स बेटा कहते हैं जो बल से आते हैं ना वायर के अंदर, तो क्या कहता है कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वायर थी उसको हम हैंगर के साथ लगा देते हैं। ठीक है जी, जिसे हम टेस्ट वायर भी कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक हैंगर लगाते हैं और हल्का सा वेट डालते हैं ताकि उसके अंदर से बल निकले। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल सीधी हो जाए, लेंथ मेजर करते हुए कोई एरर ना आए उसके अंदर। बात समझ रहे हैं? अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई सिंपल हमारे पास 2 वायर है। ठीक है जी, रेफरेंस वायर और टेस्ट वायर जिसे एक्सपेरिमेंटल वायर भी कहते हैं। रेफरेंस वायर CD थी, एक्सपेरिमेंटल वायर AB थी। इन दोनों वायर्स को हमने फिक्स रिजिड सपोर्ट के साथ लगाया हुआ है। फिर बेटा 2 फ्रेम्स है हमारे पास। फ्रेम्स के दरमियान में हमारे पास स्प्लिट लेवल है। ठीक है जी, स्प्लिट लेवल का प्रोसीजर में जिक्र आएगा। स्प्लिट लेवल जो है एक्चुअली ये हमारे पास एक इस तरह का लेवल है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को बरकरार रखता है, ताकि पता ये चले कि दोनों का बैलेंस जो है, दोनों की हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। ऐसा तो नहीं है एक फ्रेम ऊपर है एक फ्रेम थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, फिर इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू होता है जी, जिसको एडजस्ट करके हम जो है फ्रेम को ऊपर या नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं और हम जो है वो एक्सटेंशन मेजर करते हैं इसकी मदद से। फिर ये जो हमारे पास बेटा शुरू वाली थी रेफरेंस वायर, इसके साथ कांस्टेंट वेट स्लैब हमने लगाया हुआ है। ठीक है, और जो हमारी टेस्ट वायर है इसके साथ हमने हुक लगाकर जो है डिफरेंट हैंगर्स को लगाया हुआ है। हैंगर्स के अंदर डिफरेंट वेट क्या है जी, हम रख सकते हैं स्लॉटेड वेट्स। ये स्लॉटेड वेट्स कैसे रखते हैं सारा प्रोसीजर में एक्सप्लेन करूँगा। और ये स्लॉटेड वेट्स हैंगर के साथ इसलिए भी लगाते हैं कि इस वायर के अंदर जो बल है वो ना पड़े। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ अडॉप्ट फॉर फाइंडिंग यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है जी, यंग मॉडुलस में मैंने आपको बताया ना 4 चीज़ें थी। फोर्स जो कि वेट से आ जाती है, एरिया πr² से आ जाता है, डेल्टा एल चेंज इन एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ, और L0 ओरिजिनल लेंथ। तो ये चारों चीज़ों का जिक्र प्रोसीजर में किया जाएगा। पहला स्टेप क्या है? मेजर द इनिशियल लेंथ L0 ऑफ अ वायर यूजिंग अ मीटर स्केल। हम क्या करते हैं, ये जो बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वायर थी ना, मीटर स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं तो हमारे पास L0 ओरिजिनल लेंथ आ जाती है। ठीक है, मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गाज। अब स्क्रू गाज की मदद से ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर थी बेटा हमारे पास, हम क्या करते हैं इसका डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस आता है, और रेडियस का स्केयर लेते हैं और पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया बन जाता है। देख रहे हैं कि डायमीटर का हाफ किया तो रेडियस आ गया, रेडियस का स्केयर लिया और पाई से मल्टीप्लाई किया तो एरिया बन गया। तो डायमीटर इसलिए इम्पोर्टेंट है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब डायमीटर जो है हम एक जगह पे नहीं लेते वायर का,
हम इधर भी डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, इस हिस्से पे भी डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, इधर भी करेंगे। क्यों? ताकि हम डिफरेंट जगह पे डायमीटर लें और फिर उसकी एवरेज निकाल लें। द डायमीटर शुड बी मेजर्ड एट सेवरल डिफरेंट पॉइंट्स। कहता है कि जो वायर का डायमीटर है ना एक्सपेरिमेंटल वायर का, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे मेजर करते हैं ताकि हम उनकी एवरेज ले लें, ठीक है, और हमारे पास एरर लेस वैल्यू आ जाए, ठीक है, टू अवॉइड एरर। फिर थर्ड पॉइंट क्या है जी? एडजस्ट द स्पिरिट लेवल सो डैट इट्स हॉरिजेंटल पोजीशन बाय टर्निंग द माइक्रोमीटर। भाई ये जो माइक्रोमीटर है ना, इसको एडजस्ट करके हम स्पिरिट लेवल की हॉरिजेंटल पोजीशन, ताकि दोनों फ्रेम बैलेंस हो, सेम लेवल पे ऐसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकॉर्ड द माइक्रोमीटर रीडिंग टू यूज़ इट एज अ रेफरेंस रीडिंग। फिर क्या करते हैं कि जो आपके पास माइक्रोमीटर की रीडिंग आती है ना, उसे हम नोट कर लेते हैं। क्यों नोट कर लेते हैं? भाई ये हमारी जैसे चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ क्या होती है हमारे पास? L माइनस एल नॉट, ठीक है, लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल जो हमारे पास रीडिंग है माइक्रोमीटर की वो आ जाती है, ठीक है। तो यही बात उसने यहाँ पर लिखी है, रिकॉर्ड द माइक्रोमीटर रीडिंग, यूज इट एज रेफरेंस रीडिंग। ये हमारी इनिशियल रीडिंग है, अभी फाइनल रीडिंग आएगी, वो फिर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा एल चेंज आ जाएगा हमारे पास। लोड द टेस्ट वायर विद अ फर्दर वेट। अब कुछ वेट तो हमने हैंगर पे लगाया हुआ था, अभी जो हमारी टेस्ट की एक्सपेरिमेंटल वायर थी ए से बी, जिसके साथ फ्रेम लगा हुआ था और फ्रेम के नीचे आप देख रहे हैं हुक के साथ स्लॉटेड वेट्स हैं, तो हम अब वेट बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम वेट बढ़ाएंगे ना, तो वेट बढ़ाने से लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। लोड द टेस्ट वायर विद अ फर्दर वेट, द स्पिरिट लेवल टिल्स ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ टेस्ट वायर। जो टेस्ट वायर एक्सपेरिमेंटल वायर है उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो अब जो साथ वाली रेफरेंस हमारे पास क्या थी बेटा? रेफरेंस वायर, उसकी लेंथ तो उतनी ही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वायर है इसकी लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने की वजह से ये हिस्सा तो आपके पास स्पिरिट लेवल का ऊपर ऊंचा ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये स्पिरिट लेवल का थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अब स्पिरिट लेवल जो है ये बैलेंस नहीं रहेगा, हॉरिजेंटल फ्रेम दोनों एक दूसरी सेम हाइट पर नहीं रहेंगे, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एडजस्ट द माइक्रोमीटर स्क्रू टू रीस्टोर द स्पिरिट लेवल इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन। फिर हम क्या करेंगे? हम माइक्रोमीटर स्क्रू को एडजस्ट करेंगे और स्पिरिट लेवल को दोबारा हॉरिजेंटल पोजीशन में लाएंगे, ताकि दोनों फ्रेम पर जैसे वो बैलेंस आ रहा था परफेक्टली, दोबारा क्या है, परफेक्टली बैलेंस आए। तो जब हम माइक्रोमीटर को चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें एक और रीडिंग मिलेगी जो कि फाइनल रीडिंग होगी। तो हम उसको अपनी जो हमारी रेफरेंस रीडिंग थी, प्रीवियस रीडिंग थी, उससे माइनस करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगी, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो देखें, एडजस्ट द माइक्रोमीटर स्क्रू टू रीस्टोर द स्पिरिट लेवल इन द हॉरिजेंटल पोजीशन, ठीक है। तो हम उसे रीस्टोर करेंगे ताकि वो अपनी हॉरिजेंटल पोजीशन में दोबारा आए, लेकिन अब लेंथ बढ़ चुकी है, तो जो ओरिजिनल लेंथ थी पहले माइक्रोमीटर की रीडिंग फॉर एग्जांपल 10 थी, अब आपको रीडिंग मिल रही है 12, तो 12 माइनस 10 जो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 2। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है तो वो आपकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट माइक्रोमीटर रीडिंग, जो फर्स्ट माइक्रोमीटर रीडिंग हमने ली थी वेट्स लगाने से पहले, फ्रॉम अ सेकेंड माइक्रोमीटर रीडिंग जो वेट लगाने के बाद आई, ठीक है, टू ऑब्टेन द एक्सटेंशन ऑफ टेस्ट वायर, तो हमें एक्सटेंशन डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी। अब भाई हमारे पास चारों चीज़ें आ गई, एरिया भी आ गया, ओरिजिनल लेंथ भी आ गई, डेल्टा एल भी आ गई, वेट भी आ गया। वेट हमने मैथ्स लगाए हैं, फॉर एग्जांपल जी ये 4 मैथ्स हमने लगाए, ईच जो है वो 20 kg का था, तो 80 kg मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का फार्मूला लगाएंगे और इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूलाज। अब भाई सिंपल है, स्ट्रेस क्या होता है जी हमारे पास? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ वायर, या आप कह सकते हैं वेट ओवर एरिया ऑफ वायर। तो एफ ओवर ए लिख लें, डब्ल्यू ओवर ए लिख लें, डब्ल्यू होता है mg और एरिया था पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेन होती है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, आप कह सकते हैं डेल्टा एल ओवर एल नॉट, ठीक है जी। अब ये दो फार्मूलाज हैं। यंग मॉडुलस क्या होता है? भाई मैंने अभी बताया सिग्मा और एप्सिलॉन की रेशो, यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो देखें यंग मॉडुलस आ जाएगा आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, जिसे बेटा हम लिख सकते हैं एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल नॉट, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ की जगह वेट आ जाएगा और वेट था एम जी ओवर एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर ओवर डेल्टा एल ओवर एल नॉट ऊपर जाके एम जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई आर के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एल से, तो ये बन जाएगा एम जी एल नॉट
ओवर पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये फार्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए काम आ सकता है, नोट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इन्हीं फार्मूला से यंग मॉडुलस हमें मिल गया। अब 7 क्या है जी, रिपीट द अबव स्टेप बाय इंक्रीजिंग द लोड ऑन टेस्ट वायर। अब आप क्या करें, स्लॉटेड वेट्स मज़ीद बढ़ा दें, मज़ीद वेट ज़्यादा करेंगे वायर में और ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप बाय इंक्रीजिंग द लोड ऑन टेस्ट वायर टू ऑब्टेन मोर वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो यंग मॉडुलस की और वैल्यूज़ भी आपको मिल सकती हैं। फिर आप उन तमाम यंग मॉडुलस की एवरेज ले लेंगे, तो आपके पास जो है एक बेहतर एररलेस जो है आपके पास क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी यंग मॉडुलस की, ठीक है जी। फिर पॉइंट 8 आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी देख लेते हैं। प्लॉट द अबव वैल्यूज ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। बेटा आपकी बुक में ना एक ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन, जिसमें एक्स एक्सिस की तरफ स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पर बेटा स्ट्रेस है, ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने ना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को प्लॉट करना है। जो आपके पास यंग मॉडुलस की वैल्यूज़ आ रही है ना, जब आप उन्हें प्लॉट करेंगे, यानी कि आपके पास एक वैल्यू देखें, इस फार्मूले से देखें, वाई क्या था आपके पास, वाई था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। एक वैल्यू किसकी आएगी इस फार्मूले से बेटा, स्ट्रेस की, और एक वैल्यू स्ट्रेन की। स्ट्रेस, हर स्ट्रेस के लिए हर स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट स्ट्रेस के लिए डिफरेंट स्ट्रेन होंगे। तो जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले पॉइंट देखें ना, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, यहाँ पर आप स्ट्रेन वाली वैल्यू देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग स्ट्रेस होगा, तो एक ये पॉइंट मिला। फिर जब आप यहाँ से स्ट्रेन देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग ये स्ट्रेस होगा। इसी तरह आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आप इन पॉइंट्स को आपस में स्केल से मिलाएंगे, तो इसे हम लीनियर फिट कहते हैं, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप बेटा हमें किसकी वैल्यू देगा, यंग मॉडुलस की। क्यों भाई स्लोप, क्यों स्लोप बेटा कहते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी रेट पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं, साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। अब मान लें कि आपने इस पॉइंट से, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो है स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँगा हॉरिजॉन्टली के इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी, और ये जो फाइनल पॉइंट है इस पर x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ वैल्यू थी x1 इनिशियली, और हॉरिजॉन्टल x2 की वैल्यू x2 थी, तो डिफरेंस लूँगा तो x2 माइनस x1 आएगा, ठीक है। अगर मैं राइज देखूँ कि राइज कितना आया यहाँ से यहाँ तक, तो इधर देखें, सबसे पहले मैं देखूँगा y1 पर इनिशियल रीडिंग क्या थी, फिर मैं देखूँगा y2 पर फाइनल रीडिंग क्या थी। तो y1 से y2 मेरे पास रीडिंग बनेगी डिफरेंस y2 माइनस y1, तो राइज आया y2 माइनस y1, रन आया x2 माइनस x1, तो ये तो स्लोप आ गया हमारे पास। अब ये x2 माइनस x1 एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रेन है, और ये y2 माइनस y1 क्या है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो तो यंग मॉडुलस होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो हमें यंग मॉडुलस की बेटा क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट आप मार्क कर लेंगे। फिर बेटा इस लेक्चर में एक ब्रेन टीजर है, इसे भी लगे हाथों सॉल्व कर लें, पेपर में शॉर्ट या MCQ आ सकता है। अ स्टील रॉड एंड अ रबर बैंड आर सब्जेक्टेड टू सेम फोर्स। कहता है कि एक स्टील रॉड है और एक रबर बैंड है, दोनों को हमने सब्जेक्ट किया है सेम फोर्स से। विच वन विल बी स्ट्रेच मोर, हाँ जी कौन सा करेगा, क्या कहते हैं आप भाई, रबर बैंड स्ट्रेच मोर देन द स्टील रॉड, हाउ। भाई बच्चों पहली बात तो ये है कि यंग मॉडुलस अभी हमने पढ़ा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब वो कहता है कि सब्जेक्टेड टू अ सेम फोर्स, ये बात उसने लिखी है कि फोर्स सेम है, तो फोर्स सेम होने की वजह से स्ट्रेस बेटा सेम होगा। तो स्ट्रेस सेम है तो हम कहेंगे सिग्मा कांस्टेंट है। तो यंग मॉडुलस का इन्वर्स रिलेशन है स्ट्रेन के साथ, तो स्ट्रेन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जिसका यंग मॉडुलस कम होगा। तो यंग मॉडुलस किसका कम होता है, रबड़ का या आपके पास स्टील बैंड का, तो भाई रबड़ का यंग मॉडुलस कम होता है। रबड़ हैज़ लो यंग मॉडुलस देन स्टील बार, सो इट इज स्ट्रेच मोर, ठीक है। रबड़ का यंग मॉडुलस कम होगा तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी रबड़ के केस में। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।